नमस्कार। एमपी न्यूज लाइव के प्रोग्राम प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में मूलतः हम ऐसे व्यक्तित्वों से आपका परिचय कराते हैं जो किसी प्रेरणा के तहत एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाते हैं जो बाद में पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप ये चारों तरफ ऐसा लग रहा होगा जैसे हम किसी मोमेंटो की दुकान में हैं। इतना कलेक्शन तो शायद किसी बड़े से बड़ी मोमेंटो और सम्मान पत्र की दुकानों में भी कलेक्शन नहीं मिल सकता जो यहाँ उपलब्ध है। और यह सारा सम्मान, ये सारे सम्मान पत्रों का जो कलेक्शन है वो एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए है जो अपनी विधा में, अपनी दुनिया में एक सर्वोच्च स्थान हासिल करता है। हम आपका परिचय कराते हैं आनंद अवस्थी जी से, जिन्हें लोग जादूगर आनंद के नाम से पहचानते हैं। आनंद अवस्थी जी ने मात्र 7 वर्ष की उम्र से जादू के शो करना शुरू किया। जी हाँ, 7 वर्ष की उम्र से। शायद लोगों को यकीन नहीं होगा कि इतनी कम उम्र में कोई जादू के शो शुरू कर सकता है। और पिछले 55 वर्षों में आपने 36 से अधिक देशों में 38,000 से ज्यादा शो किए। जी, 38,000 से ज्यादा शो। शायद ये सुनने में आंकड़े और ये सारी बातें अविश्वसनीय लगती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने ये पूरा जीवन जिया है। हाँ जी, नमस्कार। जादू एक ऐसी विधा है जो कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम होता है जादू को लेकर। लोग समझ नहीं पाते कि ये जादू टोना है, टोटका है, जादू है, हाथ की सफाई है या कोई वैज्ञानिक चीज है। तो लोग ये जानना चाहते तो मैं उसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर कोई समझे। क्या होता है, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम परिवर्तनशील प्राणी, हमको हर चीजों में परिवर्तन चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए आपको खीर बहुत पसंद है, आपको 15 दिन तक सुबह दोपहर शाम खीर दी जाए तो आपको खीर के नाम से उठेगा। परिवर्तन चाहिए। तो बचपन से जब से हमने होश संभाला है, हम जितने परिवर्तन चाहते हैं सो कर लेते हैं, जितने परिवर्तन चाहते हैं देख लेते हैं। खाली एक चीज ऐसी है जो अटल है और कभी नहीं बदलती, परिवर्तन नहीं होता। वो है प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर। यदि आपने कोई चीज छोड़ा है तो नीचे गिरना पड़ता है। तो हमारे अचेतन मस्तिष्क के हमारे 3 होते हैं, चेतन होता है, अवचेतन होता है और अचेतन होता है। कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड है प्रकृति के नियमों की एक रूपता के खिलाफ। ऐसा ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है, वो हम नहीं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन मन में कहीं है हमारा। इसलिए जब हम देखते हैं कि प्रकृति के नियम टूट गए तो हमको बड़ा मजा आ जाता है। अच्छा, मान लीजिए टेबल यहाँ रखी हुई है, 3 फीट ऊपर हवा में हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसा हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़े। आप प्रसन्न हो जाएंगे, 50 लोगों को फोन लगाएंगे, लौट के दौड़ के आओगे, देखो यहाँ वो भी टेबल रखी। क्यों? क्योंकि अब चेतन, आप सबकॉन्शियस माइंड में जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी वो रिलैक्स हो गई। ऐसा हो सकता है, आपको मजा आ गया, बहुत ठीक है ना? तो सिर्फ इस कला में ये क्षमता है, जैसे बाकी 9 रस जो होते हैं वो सारे रस हैं ही हैं इस कला में। जो हम प्रेजेंटेशन हम लोगों का स्टेज पर है, उसमें डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, फिल्म है, सर्कस है, यानी नाट्य विधा जितनी वो हो सकते हैं फंडिशी, सारी की सारी उसमें फुलफिल होते हैं। लेकिन बाकी कलाओं में ये एक गुण नहीं जो सिर्फ जादू कला में है। इसलिए हो सकता है मैं जादूगर हूँ, सिर्फ मैं उसके खाचर ढूंढ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कलाओं में सबसे परफेक्ट कला इसलिए है क्योंकि बहुत सारी कलाओं का सम्मिश्रण तो आई है। और साथ में ये जो मैंने आपको बताया कि आश्चर्यचकित कर देने वाली या प्रकृति के नियमों को टूटने का सुख देने वाली जो विशेषता है वो इस कला में है। हैं। ये प्रकृति के नियमों के विपरीत होने वाली क्रियाएं जादू दिखती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसका दुरुपयोग करके जादू टोना या गलत चीजों में इस्तेमाल करके, या इसकी जो भी एक ट्रिक होगी या जो भी एक कला है, उसका दुरुपयोग भी तो किया है लोगों ने। हाँ, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा उतार देता हूँ कि ये ट्रिक और वो जो आप जिस एंगल से पूछ रहे हैं वैसा नहीं। क्या होता है कि हमारा देश पहले से अंधविश्वासों से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। मुझे ध्यान है जब मैं 5 साल का था, जितने अंधविश्वास थे, आज मैं 72 साल का हूँ, एक भी कम नहीं हुए। आप बताइए, कम हुए कि एक भी? बड़े ही हैं वो। तो मान लीजिए हम
लोग हमको देख रहे हैं। क्या होता है जिस समय हम परफॉर्म करते हैं, उस समय सब दुनिया को भूल के लोग सिर्फ हमको देखते हैं और सुनते हैं, और हम जो बोलते हैं वो ब्रह्म सत्य होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम अपने आप को नीचे गिरा देते हैं ताकि लोगों में अंधविश्वास ना बढ़े। हम ये कहते हैं नहीं साहब, ये कला और साधना का प्रदर्शन है, कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए, अच्छा, हमसे 5% सिर्फ, यानी हम 100 जानते हैं तो जो 5% जानने वाले लोग हैं वो खाली गेरुए कपड़े पहन लेते हैं और उनकी पूजा होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। यानी 95 हम उनसे ज्यादा हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा ने स्वीकार नहीं किया कि हम समाज को धोखा दें, उनका शोषण करें, उनका एक्सप्लॉयटेशन करें या उन्हें मिसगाइड करें। अच्छा, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम खुद ही शोषित होने के लिए बड़े व्याकुल हैं। 84,000 देवी देवताओं से हमको संतोष नहीं, हमको जीवित एक साक्ष्य चाहिए कि हाँ वाकई चमत्कार होते हैं, भगवान होते हैं। अच्छा, अपन ने हमारे देश में जब से मैंने होश संभाला कितने सारे भगवान देखे, वो सब जेल में। बिल्कुल ठीक बात। हमारे भगवानों में सिर्फ कृष्ण जी एक जेल में बेचारे उनका जन्म हुआ था, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। यहाँ जो बड़े बेचोड़ और वो सारे के सारे जेल में। क्यों? समाज का शोषण करना शुरू कर दिया, आर्थिक शोषण हो या उनके जस्टिस का, अपेक्षा का शोषण हो। मतलब जिस किरदार में लोग उनको देखना चाहते थे उसको ईमानदारी से वो निभा नहीं पाए। लोग जानना कुछ चाहते थे। अच्छा, कृष्ण की लीला जो है उसकी व्याख्याएं हैं, लेकिन हमारे महात्माओं की लीलाओं की कोई व्याख्या नहीं हो पाई, बोल के सारे जेल में। तो मेरा ये कहना है कि क्यों हम ऐसे व्याकुल हैं कोई ना कोई एक जीता जागता भगवान ढूंढने के लिए। है तो बहुत सारे भगवान, क्यों नहीं विश्वास बैठाते आप उनके ऊपर। बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन अस्तित्व में है। आप सांस लेते हो कि आपको ऑक्सीजन दिखती है? दिखती है नहीं। अच्छा, मोबाइल से आप बात करते हो तो कैसे हो जाती है? एक कॉस्मिक केमिस्ट्री है, पूरी ब्रह्मांड रसायन एक विषय है, उसमें सारी चीजों को बताया गया है जो हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले। आप जरा कल्पना करो, वो चड्डी पहन कर लंगोट लगा के पेड़ के नीचे बैठे हुए जो हमारे वैज्ञानिक थे, उनको कैसे पता था कि कितने 100 साल बाद कितने बज के कितने मिनट पे सूर्य ग्रहण होगा, कितने बज के कितने मिनट पे चंद्र ग्रहण होगा। और होता है ना, यानी जो चीजें आज का विज्ञान अभी जान पा रहा है, हमारे देश ने बहुत पहले जान लिया सारी चीजों को। खाली हमारी गुलामी लंबी हो गई, पहले मुगलों की रही, उसको इनकी रही, लोगों ने हमारे सारे ज्ञान का सत्यानाश कर दिया। इसीलिए अब हम वापस कम बैक ले रहे हैं धीरे धीरे इंफॉर्मेशन के साथ। और मजा ये कि पूरी दुनिया ये स्वीकार करना शुरू कर दिए छोटी छोटी चीजों को, जो हमारे दादा दादी नाना नानी हमको बताया करते थे। उन बेचारों को उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं पता था, लेकिन वो बोलते थे बेटा ऐसा ही होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ ले गए, मैट्रिक हो गए, बीए हो गए, एमए हो गए, तो उनको सब बकवास समझने लगे। हालांकि इसका चूंकि वैज्ञानिक पहलू लोगों को नहीं पता जादू का। मैं बताऊं, हाँ, वो अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा, हिंदी में थोड़ा आप अंग्रेजी बताइए, क्लिष्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। मैजिक is a pleasing and amusing art of exhibition of skill and practice, where the laws of nature are seemingly set aside for the sake of innocent entertainment. ये डेफिनेशन हुई। हाँ, तो उसकी व्याख्या कर। इसमें है ना इनोसेंट एंटरटेनमेंट। आपने एक सवाल पूछा था कि जादू के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। उसमें एक वुडू होता है जिसको आप काला जादू बोलते हैं, वो पूरी सृष्टि में सर्वमान्य है। पूरे देश जितना है, चाहे बड़े बड़े देश हों, आधुनिक विज्ञान के हों या पिछड़े हुए लोग हैं, हर जगह वो है। 1976 में साउथ अफ्रीका में हम लोगों की एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी जादूगरों की, इसी बात को तय करने के लिए। आपका सवाल है कि वो है या नहीं है, तो हर देश से एक एक जो प्रमुख जादूगर थे उनको बुलाया गया। अच्छा, सौभाग्य से मैं बहुत कम उम्र में, क्योंकि मैंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे, तो उन लोगों की निगाहों में लिस्ट में मैं एकदम आराम से था लगातार। तो इंडिया से मुझे बुलाया गया था, तो जोहान्सबर्ग में हम लोगों की करीब 7 दिन तक जो है कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद हम लोगों को वहां के अफ्रीकन कबीलों में ले जाया गया। अब सुने ना, अफ्रीकन वुडू और वो जो काला जादू अफ्रीका से सबसे ज्यादा होता टाइप का, सिर्फ ये करने के लिए कि यदि है या नहीं है, इसका सबसे सटीक विश्लेषण है, जजमेंट मैजिशियन दे सकता है, क्योंकि इसको दोनों ज्ञान है, बिल्कुल ठीक है। तो ज्यादा ऑथेंटिकली दे सकता है।
तो वहां पे वो ले जाके हम उनको दिखाया, उनको बताया गया कि सब आप ही के कबीले के लोग हैं, हम लोगों को नहीं तो वो लोग नहीं एक्सपोज करते। यानी हस्बैंड को नहीं पता रहता कि वाइफ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रही, वाइफ को नहीं पता रहता कि हस्बैंड वुडू प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब उसकी पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि आप किसी कल्याण के लिए वो काला जादू नहीं कर सकते। रिलेटिवली आपका हो जाए तो अलग बात, केवल डिस्ट्रक्शन के लिए कर खाली डिस्ट्रक्शन के लिए। अब किसी का डिस्ट्रक्शन हो गया, आपका भला हो गया, तो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन। और इसीलिए उनका उनका अंत भी अच्छा। ये क्या होता है, क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ दो चार लाइनों में। हमारे यहाँ सिद्धियां जो है वो दो तरह की होती हैं पूरे सृष्टि में। एक होती है पैशाचिक, एक होती है दैविक। दैविक सिद्धि जो है समय बहुत ज्यादा लेती। सिद्धि का क्या अर्थ है? परफेक्शन। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ ताकि उसको बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना समझें लोग। जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे होता है, हमको लगता है दुनिया का सबसे कठिन काम यही साइकिल चलाना। कितना खून निकलता है, कितनी बार गिरता है, जबकि करोड़ों लोग पूरी दुनिया में साइकिल चला रहे हैं, राइट। बहुत कोशिश करके आप किसी तरह साइकिल चलाना शुरू करते हो और गिरते नहीं हो। यानी पूरी आपकी चेतना, ध्यान और पूरा कंसंट्रेशन आपका साइकिल में ही रहता है। ये ब्रेक है, पैडल है, ये है, वैसे चलाना। कुछ समय बाद एक ऐसा समय आता है जब आप साइकिल नहीं चला रहे होते हैं, साइकिल आपके द्वारा चल रही होती है। यू आर नॉट डूइंग इट, इट इज बीइंग डन बाय यू। उसी को परफेक्शन कहते हैं। कोई भी काम जब हमारे द्वारा होने लगता है, हम उसके कर्ता नहीं होता है, उसी को परफेक्शन कहते हैं। उसी को हिंदी में सिद्धि कहते हैं। और सिद्धि का अंग्रेजी में और कोई शब्द नहीं सिवाय परफेक्शन। तो जैसे जादू की दुनिया के जो लोग हैं, जो जादूगर हैं, जो परफेक्शनिस्ट हैं, ये लोग क्यों आगे आकर के समाज की ये भ्रांति दूर नहीं करते? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं यहाँ पढ़ता था, तो 7वीं क्लास 6वीं क्लास में था मैं, डी.एन. जैन स्कूल में। तो अब यानी 7 साल की उम्र से मैंने जादू सीखना शुरू कर दिया था कोई। लेकिन मजा ये है कि कोई सिखाता नहीं उसको। अच्छा, मुझे शौक कैसे लगा? क्या होता है, आपकी डेस्टिनी या नियति जो भी होती है, वो कोई ना कोई कारण दे के आपको अपनी तरफ खींचती है। तो आकाशवाणी तो होगी नहीं कि साहब आपकी नियति है और ये होना है, वो होना है। कोई ना कोई ऐसे रीजन बन जाते हैं कि आप उस तरफ पुल होते हैं। तो हमारे स्कूल के सामने, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, धमापुर में था प्राइमरी स्कूल, तो उसके सामने पहले मदारी मजमे बहुत लगाते थे। अब नहीं दिखते हैं ट्रैफिक हैजार्ड के कारण। पहले बहुत ज्यादा। अच्छा, लोगों का सबसे बढ़िया फोकट का टाइम पास ही वही था। मतलब एक मदारी मजमा लगाता था, 150-200 लोग जो है बड़े आराम से, फुर्सत ही कोई काम ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने बाकी स्कूलों के साथ तो सब लगाते थे। तो वो जो जिसको मैंने देखा, वो जादू से लड्डू जलेबी बनाता है मदारी। और ये प्रूव करने के लिए कि फेक नहीं है, मतलब नकली नहीं है, असली है। जो बच्चे होते थे उनको खिलाता था, बेटा खा के देखो असली है कि नहीं। तो बेटों में हम सामने खड़े थे, तो खा के देखते थे, लड्डू असली है, हाँ असली है, जलेबी असली है, असली है। फिर वहां तो ऐसा करता था, चांदी की किंग के एडवर्ड वाले के गिरते थे चांदी के। तो बड़ा मजा आता था देख के। अच्छा, कुछ अच्छा जो मदारी रहते थे एक ही जगह नहीं करते थे, क्योंकि वही वही लोग कहाँ तक देखेंगे, अपना वेन्यू चेंज करते थे। तो उसने हमारे स्कूल के सामने से वेन्यू चेंज कर दिया। अब मुझे जो रोज लड्डू जलेबी मिलते थे, तो मुझे वो भी सोने लगे। अच्छा, उस समय मतलब खर्चे के लिए भी पैसे इतने नहीं मिलते थे कि हम लड्डू जलेबी खरीद ले जाएंगे। तो मैं सोचा यार अपन खुद ही यदि लड्डू जलेबी बनाना सीख जाए और ऐसा ऐसा करें और चांदी के सिक्के बरसने लगे, तो हमसे सुखी आदमी कोई नहीं होगा। बच्चे तो थे। तो बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत सारे मदारियों से। अच्छा, पहले बाबा लोग मोहल्लों में आया करते थे, किसी एक के यहाँ उनकी वो होती थी, वहां ठहरते थे, पूजा पाठ होता था, पूरे मोहल्ले के लोग जमा होते थे। कई बाबा जी ऐसे आए जो बाल्टी में पानी भर के रख देते थे, उसके बाद भजन कीर्तन होता था, उसके बाद वो शरबत बन जाता। या एक थाली वो एक बाल्टी खाली उसमें रख दी, ढांक दी, तो उसमें लड्डू बन गए। तो मुझे लगा कि यार मदारी, अच्छा मदारी सिखाते नहीं किसी को। मतलब क्या वो नहीं सिखा रहे, तो बाबा लोगों से सीखो। तो बाबा जी की खूब सेवा करी, अपने घर ही बुलाया था, ठहराया था। अच्छा, हमारे माता पिता ब्राह्मण है, तो धार्मिक बचपन से है, तो किसी धर्म के असूल उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि बाद में जब बहुत मुझे लगा मुझसे खुश है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बाबा एक आध चमत्कार मुझे भी हो जाए। तो बोले तांबे का एक सिक्का आता था पहले, गोल बड़ा वाला,
और उसी साइज का किंग एडवर्ड वाला 1 रुपए वाला चक्का भी रहता था। ये तांबे का रहता है, चांदी का रहता है। तो बोले वो तांबे के सिक्के में चंदन लगा के, तुलसी पत्र रख के, और बड़ी श्रद्धा से मुझे याद करके अपने तकिए के नीचे रख देना, और सवेरे जब उठोगे तो वो किंग एडवर्ड का चांदी वाला सिक्का हो जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहीं शुरुआत तो हो रही कम से कम सीखने की। तो पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ मैंने वो सब किया। सवेरे थोड़ा जल्दी उठ गया था, मैं बचपन में बहुत जल्दी उठा था, 4 4 सवा 4 पे उठ जाता था। उठ के मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला तो देखा वो तांबे का ही सिक्का था। तो मैं बोला यार मेरे प्रोसेस में कोई गलती हुई। स्वामी जी तो सही थे, हजार तरीके कर दिए, वो काहे को चांदी का होना। तो मुझ में एक आक्रोश शुरू हुआ। मैंने कहा जो बुद्धू बनाता है, बेवकूफ बनाते हैं, इतने सब के बाद और मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, उस बीच में जादू की जो किताबें मिलती थी वो पढ़ता रहता था, कुछ करता रहता था, और बाजारी जितनी बार करते थे खड़े होकर देखता रहता था, कोशिश करता था। मैंने ट्रैक पे आ गया था मैं। तो जिसको बाल हट कहते हैं, एक तो राज हट होता है, एक क्रिया हट होता है, एक बाल हट होता है। मुझमें बाल हट पैदा हो गया कि अब मैं यही सीखूंगा और यही करूंगा। ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यानी डेस्टिनी मुझे पुल कर रही थी, नियति मुझे खींच रही थी अपने तरफ। तो मैं जो डी इंजन स्कूल की बात बता रहा था, वहां जब मैं पढ़ता था 7th में, तो उस समय रजनीश जी, उस समय आचार्य रजनीश कहलाते थे, कि वहां आए थे स्कूल में। पहले स्कूलों में बुलाए जाते थे कोई कठपुतली वाले, कविता वाले, या ऐसे कोई भी प्रवचन वाले बच्चों को चेंज देने के लिए। तो रणजीत जी जब आए वहां पे, मैं 7th में था, तो इन्होंने भाषण दिया था, मुझे ध्यान है अच्छे से। उसमें ये बताया था कि सिगरेट पीना कोई खराब बात नहीं। क्योंकि एक पर्याप्त मात्रा में निकोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है। अच्छा, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारी जिज्ञासा होती है, सब लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, हम भी पी के देखेंगे। मेरा ख्याल है हर एक के साथ कभी ना कभी इस तरह का इनकाउंटर हुआ होगा। अच्छा, जो भी देखे मुंह से बात आ जाए झापड़ दे। स्कूल में पता लगे तो धोलाई, घर में पता लगे तो धोलाई, है ना, पाप माना जाता था कि हाले सिगरेट पीते हो। जब इनने आके वहां प्रवचन दिया कि निकोटीन की आवश्यकता है, सिगरेट पीना कोई खराब बात नहीं, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। टीचर वगैरह को ऐसे देख रहे थे, प्रिंसिपल को ऐसे देख रहे थे कि देखो तुम लोग क्या बताते हो, तो कुमार जी को बुलाओ कर। अब वो भी क्या बोलते बेचारे, वो तीसरा आदमी था जो बोल रहा था कि इनकी वीरेंद्र जी की खासियत ये थी कि जिस बात पे लोग आपको अटकाते हैं उसका सोल्यूशन देते थे। तो अच्छा, जादू सीखने का शौक तो मुझे था ही, फिर मुझे लगा मुझे हिप्नोटिज्म सीखना है। हिप्नोटिज्म के लिए तो गुरु चाहिए, आप किताब से नहीं सीख। तो हमारे स्कूल में एक चपरासी था, उसका नाम था शंकर। उसको भी शौक था हिप्नोटिज्म प्रैक्टिस करते हैं। तो वो स्कूल खत्म होने के बाद जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे उनको रोक लेता था, उनके साथ हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करता था। तो पता नहीं क्यों उसमें मुझे कुछ खास बातें दिखी। तो बोले यार वो एक आदमी है यहाँ, टीचर है वो, और चपरासी था उसको, टीचर है यहाँ, वो बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, तुमको मैं उससे मिलवाता हूँ। क्या नाम है, बोले रजनी से पढ़ाता है। कहीं मैंने कहा मुझे सीखना तो है, आगे भी सीखना है। अच्छा, मुझे बाद में पता लगा, पहले उस समय नहीं पता था। मैं कोइंसाइड कर रहा हूँ दोनों चीजों को। रजनी जी बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के वो रहे हैं। मतलब मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बोले कि बकरी बच्चा दे रही, चलो अपन देखते हैं, तो आप जाओगे क्या? वो जाते, वो पहले आदमी से दौड़ के जाते कि बकरी कैसे बच्चा। तो उस समय वो हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, मैं 7th में था, यानी 12 साल, 64 की बात होगी, 64 में मानसिकता शहर की क्या रही होगी उस समय। एक अच्छा, वैसे भी ये ऐसे धोती लुंगी टाइप के लपेटते थे, एक असामान्य, उनको देख के लगता था कि अरे असामान्य टाइप का आदमी। तो लोगों को बड़ा विचित्र लगता था, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं जैसे सब लोग हैं। उस समय ही हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस कर रहे थे, शुरू करी थी। उसके लिए एक मीडियम का होना जरूरी होता है, एक माध्यम होता है जिसमें आप संप्रेषण देते हैं। तो ये उसका अभ्यास कर रहे थे। तो अकेले में तो चौराहे पे तो आप प्रैक्टिस करोगे नहीं यार हिप्नोटिज्म, एकांत चाहिए, एक मीडियम चाहिए। अच्छा, मीडियम जो है बेस्ट माना जाता है जो टीन एज होता है, वो कि उसके दिमाग में बहुत सारे टेंशन और वो कंजेशन नहीं होता है ट्रैफिक का। अभी आप कितने भी पढ़े लिखे हो, एक बात का जवाब दीजिए, अभी आप दोबारा मैट्रिक की परीक्षा देके पास हो सकते हो?
क्योंकि उम्र नहीं रही ना, वो आगे निकल गए आप, उससे बहुत आगे निकल गए, लेकिन आप वो पास नहीं कर सकते। तो उनकी मित्र की बच्ची थी 13-14 साल की, उसको लेके वो रूम में हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करते थे। मोहल्ले वालों ने देखा, वहां यही रहते थे अपने भौर ताल के पास, उसमें उनका वो था। लोगों ने देखा कि सारे अजीब सा आदमी जो है एक लड़की को लेके कमरे में घुस जाता है, 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे बाद निकलता है। अब उनके लिए अपच्य था ना, ये साला बदमाश आदमी लगता है, लड़की को लेके क्यों बोलता है। लोगों ने आपत्ति की, तो उन्होंने बताया कि साहब मैं सम्मोहन का अभ्यास कर रहा हूं। लोगों को क्या लेना देना सम्मोहन से? मतलब लोग नेगेटिव पहले देखते हैं, ढूंढते हैं, बड़ी मुश्किल से विश्वास, पॉजिटिविटी पे बहुत मुश्किल से विश्वास करते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा इनका वो हो गया था कि कुछ लोगों ने हाथ पांव भी जला दिए। तो बेचारे बहुत दुखी हो गए। अच्छा जिद्दी तो थे, तो बोले यार लड़की के साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो लड़के के साथ। तो टीनेज बच्चा इनके एक मित्र का, उसको फिर मोहल्ले वालों ने देखा ये तो सारा महान पापी आदमी। अब लड़की ये और नेगेटिव हो गया। अच्छा और नेगेटिव हो गया। फिर उसी दौरान शंकर ने मुझे इनसे मिलवाया। मतलब मैंने स्थिति उनकी ऐसी थी, सब तरफ से दुखी थी, और मैं सबसे ज्यादा जिज्ञासु था, तो मैंने अपने आप को ऑफर किया। तब मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं, यदि इस स्थान से दिक्कत है तो आप मेरे घर चलिए, कहीं पे भी कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे आपका विरोध ना हो, मुझे सीखना हो। तो मैंने इनसे, ये मेरे हिप्नोटिज्म के गुरु mesmerism के रंजीत जी, और हाँ, नहीं मैंने वो कहीं क्योंकि वो जिज्ञासु थे, तो उनको उनको पता था मैं जादूगर हूँ, उनको दिखाया था, तो बोले हमको भी सिखाओ। जादू सीखने का उनको, हर चीज उनको सीखना है, जानना है, तो मैं उनको जादू सिखाता था। लेकिन हिप्नोटिज्म के मेरे गुरु है, जादू का मेरे गुरु कोई नहीं मिला। मैंने आपको बताया पूरी कहानी की, कोई मिला ही नहीं जिस तरीके से जो डिवाइड करना चाहे। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, कॉस्मिक केमिस्ट्री के हिसाब से, जब कभी भी आप किसी भी चीज के लिए, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज के लिए यदि आप डिटर्मिन्ड हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। एक कोई ओशो साधक कभी मुझे मिले थे, कभी मुझे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने शायद आपका कोई इंटरव्यू भी किया था। उनके अनुसार आप ओशो फैटर्निटी में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां से कम बैक कर दिया? हाँ नहीं वो बताता हूँ थोड़ा सा जी। तो अभी यहाँ से जब पहले यहाँ से वो मुंबई गए थे, मेरा ख्याल है वो गए हैं करीब, हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन 67 या 68 के आसपास में। तो 1970 में मैंने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अंडर वाटर स्केप का, जब मैं 18 साल का था। मुझे हथकड़ी लगा के बोरे में डाल के बॉक्स में डाल के लॉक करके जलेरी घाट में फेंक दिया था, नदी में फेंक दिया था। कमिश्नर रेनबोथ, मनमोहन दास, जस्टिस नायक वगैरह, मैंने पूरी जो मीडिया है, वीआईपी जो, सब पे सब जलेरी घाट में। उस समय मैं 18 साल का था, तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैंने, 40 सेकंड में बाहर आने का। उसके पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड था हैरी वुडले का, और 90 सेकंड्स में बाहर आने का था। फिर पीसी सरकार, हमारे देश के सीनियर वो है स्वर्गीय, उन्होंने किया था दो, 60 सेकंड लगे थे उनको। तीसरा आदमी मैं था, यानी पीसी सरकार ने हैरी वुडले का रिकॉर्ड तोड़ा था 60 सेकंड का करके, फिर मैंने इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा 40 सेकंड करके। तो सब तरफ एकदम मतलब एक परिचय और वो तो हो ही गया था। इसीलिए इसीलिए मुझे साउथ अफ्रीका में बुलाया गया। उसके अगले साल 1971 में मैंने ब्लाइंड फुल मोटरसाइकिल की थी, इंदौर से भोपाल तक पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाई थी, नेशनल हाईवे, पूरा मीडिया मेरे साथ था। मिनिस्टर ने वहां बांधा था, भोपाल में गवर्नर ने खोला था। मतलब कोई इफेंट बट नहीं था उसमें, एकदम ट्रांसपेरेंसी थी यहाँ से लेके वहां तक। उसी साल मैंने टेलीपैथी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ऑलरेडी हो गए थे। अच्छा इनसे जुड़ाव तो मेरा रहा ही, वो इतने अच्छे थे, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिससे भी मिले तो जोड़ लेते हैं। उसी तरह मित्रवत, कभी उन्होंने अपना बड़प्पन नहीं थोपा, यानी मेरी उम्र के बन के मेरे साथ बात। तो फिर उनको खबर भेजी उन्होंने कि वहां क्या कर रहे हो, फिर मैं हो तो यहाँ हो। तो मैं गया वहां, तो विठल भाई पटेल थे सागर के गीतकार जो थे, वो तो उनकी बहन थी लीलाबेन पटेल, उनके घर पे ठहरा मैं जाके। तो और लीलाबेन मुझे भाई जैसा मानती, तो बोले चले कहाँ का घूमना बता। मैंने घूमना उमना कहीं नहीं, वो रणनीति, अरे वो बुढ़ा बहुत बदमाश है, तुम जानते हो। मैंने बुढ़ा नहीं, दाढ़ी खाली रखे हैं, जवान, लेकिन वो बहुत बदमाश है,
काय के लिए आया तो उसके लिए, फिर जाएगा तो उसके पास। मैंने कहा, आपको पता ही नहीं मेरे उनसे बहुत पुराने रिलेशन, आप दूर से बोलो बहुत बदमाश है ये, मैं नजदीक से जानता हूँ कि नहीं। तो फिर बोले लेकिन तू नहीं जाएगा, ध्यान रखना। बोला हाँ ठीक है। फिर मैंने फोन लगाया तो वहाँ योग लक्ष्मी थी उनकी, जो पीएस थी वहां पे। उनको बोले अरे आप आ गए? मैंने कहा कहाँ है? मैंने कहा यहाँ पे हूँ, एड्रेस दीजिए। तो मैं लीला बेन को फोन दे दिया, तो उन्होंने बता तो नहीं मेरे कहने पे। बोले कौन सा काय के लिए एड्रेस पूछ रहे? मैंने कहा जानना चाहते हैं कहाँ ठहरे। आधे घंटे में वो इम्पाला कार, उस समय सबसे महंगी और बढ़िया कार, लेके आ गई। सफेद थी, पानी जैसे तैरती थी सड़कों पे। तो आ गई। तो मैंने कहा आई हैं माँ योगी लक्ष्मी है? तो बोले हाँ। क्यों आई? बोले वहां जाके भगवान श्री कहना लगे थे, यहाँ आ जा रहे थे ना जबलपुर, वहां जाके भगवान श्री कहना लगे। बोले भगवान श्री ने आपको लेने के लिए भेजा, आपका सामान कहाँ है? तो मेरी लड़की की तरफ देखा, बड़ी थी और बहुत प्यार करती थी, जैसे बड़ी बहनें होती है ना, मदरली टाइप। बोले क्यों? मैंने कहा दीदी 2-3 दिन देख लो तो उसमें क्या है। ठीक। तो सामान लेके मुझे लेके गए वहां। अच्छा मुझे नहीं पता था कि वहां कमरे कम है। वुडलैंड अपार्टमेंट था, पेडर रोड पे, उसमें इनका आश्रम था, A1। तो गया तो बोले सामान लेके आ गए। तो मैंने कहा मैं तो अकेले रहने की मुझे आदत है, रजनी जी। मैं उनको रजनी जी बोलता था, रजनी जी। तो हाँ हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता था कि वहां 2 ही कमरे हैं, एक में ये खुद थे, एक उनके सामने था, उसमें कुछ सन्यासी इनके सीनियर रहते थे। तो उन लोगों को वहां से हटा दिया गया, मुझे वहां रख दिया। ये मुझे बाद में पता लगा, तब मुझे अफसोस हुआ था। तो अच्छा जब मन होता तो सामने एक कॉरिडोर था, इनका दरवाजा, समझा के खड़े हो जाते, बात करते थे। वो भी बड़े प्यार से रिसीव करते थे। अब आप थोड़ा कल्पना करिए, अदरवाइज मैंने भी कई बार सोचा अकेले में बैठे, मान लीजिए वो वही रहा होता, तो हो सकता है उनके बाद वही होता वहां। लेकिन लेकिन मेरा एम्बिशन और मेरी डेस्टिनी वो नहीं थी, सारे अवसर से। लेकिन मुझे वो पता नहीं कि मैं उसके लिए नहीं पैदा हुआ था। हो सकता है मैं पिछले जन्म में कोई जादू कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई हूँ, उनको पूरी करने के लिए दोबारा मैं जादूगर हो गया हूँ। कुल मिला के ऐसा हुआ। सेकंड ये हुआ, जब हमारी मदर को पता लगा, मैं एक ही बच्चा लड़का, मैं एक ही था परिवार में। तो मदर को जब पता लगा कि आपका बेटा, सबने बोला साधु बन गया जाके। तो बोले यार 19 साल का लड़का जाके साधु बन गया, एक ही लड़का है। हम सोचे थे उसका शादी ब्याह करेंगे, अपने नाती पोते खिलाएंगे, ये तो पगला गया है क्या होगा। उनके विचारों के दिमाग पे असर हो गया उस बात। लोगों ने मुझे फोन किया लैंडलाइन, उस समय लैंडलाइन नहीं थी, कि तुमको शर्म नहीं आती है, तुम वहां जाके वो कर रहे हो, तुम्हारी माँ पागल हो रही है तुम्हारे लिए। तो मैं बोला रजनी जी, मैं मेरा जबलपुर जाना जरूरी है। बोले क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ही कुछ फैमिली टाइप का प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा थोड़ा यहाँ हो लो, थोड़े वहां हो लो, थोड़े वहां हो लो, थोड़ा वहां हो लेना। अच्छा लेकिन वो इतने मैग्नेटिक थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब उनको नकारना एक तरह से इम्पॉसिबल था। आपके अनुभव बड़े अच्छे हैं मैं है ना, मेरा इत्तेफाक, मेरे जीवन पता नहीं कैसा क्या रहा है, आपको पता है। बचपन मैंने ध्यानचंद के साथ हॉकी खेली जबलपुर में, बहुत सीके नायडू के साथ क्रिकेट खेला है। बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अद्भुत बातचीत, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत अनुभव, अद्भुत जीवन। छायावादी युग में हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी थी मधुशाला, उसकी एक लाइनें थी, घर से चलता है जब पीने वाला, घर से चलता है जब पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला वाला, अलग अलग पथ बतलाते पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। आनंद भैया की यही प्रेरणा है, यही मूल मंत्र है। और 7 वर्ष की उम्र से एक ध्येय के साथ सिर्फ जादू को अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो आज आनंद भैया दुनिया के श्रेष्ठतम जादूगर हैं। ये हम सब युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है, एक मार्ग है। आनंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद।